नमस्कार साथियों, ये हमारा भारतीय संविधान की यूट्यूब लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। जैसा कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की विकास गाथा की शुरुआत होती है। पिछले लेक्चर में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन देखा था कि किस प्रकार से सन 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर 1773 का अधिनियम हमने देखा था जिसमें कि मुख्य प्रावधान हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी उसके अधीन कर दी जाती है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सर एलिजा इम्पे इसके पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। फिर हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा था 1781 का। उसी के आगे से आज का लेक्चर हमें कंटिन्यू करना है। चलिए देखते हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसके माध्यम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर किया गया था। उसके आगे किस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट ने सिनारियो चेंज किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था ये पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो 1773 के अधिनियम में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था, वह भी असफल रहा। उसकी असफलता के बाद पिट्स का इंडिया अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? देखिए, भारत में रूल कौन सी कंपनी कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बैठी हुई थी ब्रिटेन की संसद। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से वैधानिक रूप से ब्रिटेन की संसद ने यह बताया था कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है यह ब्रिटेन का है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटेन के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट का जो एक्चुअल शीर्षक है वो था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। कहीं पे भी यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का उल्लेख नहीं था। यहां पर जो उल्लेख मिलता है या पिट्स इंडिया एक्ट का जो हमको शीर्षक मिलता है वो क्या था? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसीलिए कहा जाता है कि ये भारतीय राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का या स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। कौन सा बेटा? पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअल नाम क्या है? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, देखो बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर प्रशासन के लिए विधि भी बनाती थी और विधि के साथ साथ व्यापार भी करती थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? कंपनी के जो वैधानिक अधिकार है या कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उनको कंपनी के राजनीतिक अधिकारों से अलग अलग किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट का पहला प्रावधान क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट का पहला प्रावधान यह है कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया गया था। इसी को, क्योंकि हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, इसी को इंग्लिश में हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ द 1781 पिट्स इंडिया एक्ट was the first statutory document asserting the British Crown's ownership of the Indian territories acquired by the company, titled British Dominions in India. ठीक है, it is the first law which suggests that India is a territory of British Crown. Through this act, the business and political activities of the company were separated.
व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार एक दूसरे से अलग अलग किए गए, अर्थात द पॉलिटिकल एंड बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब दूसरा प्रावधान क्या था? व्यापारिक क्रिया कलापों को कंपनी के निर्देशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। याद रखना, व्यापारिक क्रियाकलाप किसके हाथों में कर दिए गए? निर्देशकों के हाथों में, क्योंकि इसका मुख्य प्रावधान क्या था? व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग अलग करना। तो जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो कंपनी के निर्देशकों के हाथों में ही रखे गए, जबकि जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे कंपनी के, जिसके अंतर्गत सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी सारे अधिकार आते थे, उनके लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यों का एक नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया था। कितने सदस्यों का बेटा? 6 सदस्यों का एक नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ? कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं, सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार निर्देशक मंडल के हाथों में ही रहेंगे, जबकि कंपनी के जो राजनीतिक अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकार 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल में स्थापित कर दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया था, भारत का गवर्नर जनरल अब उसके अधीन आ जाएगा और उसकी अनुमति के बिना, इस नियंत्रक मंडल की, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना भारत का जो गवर्नर जनरल है वो भारत की किसी भी देशी रियासत के राजा के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं कर सकता। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को होगा। मतलब ये जो बेटा नियंत्रक मंडल बनाया गया था ना, जो भारत के पूरे राजनीतिक क्रियाकलापों की देखरेख करता था, जिसमें 6 सदस्य होते थे, इनकी नियुक्ति बेटा ब्रिटेन का सम्राट ही करता था। क्लियर है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मुख्य कंट्रोलर हो गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन ही आ गया कौन? भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर? अब इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। While keeping the commercial activities in the hands of company's directors, a 6-member board of control was established in England to control and supervise the political activities. And under the political activities, here comes all the military, civil and revenue related activities. So, a board of control was established in England to control all the political activities of the East India Company. It is worth noting that without the permission of this board of control, the Governor General had no right to start a conflict with any native king or to issue help. The right to appoint and remove these members were given to the emperor. मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे, 6 सदस्य थे, इन 6 सदस्यों की नियुक्ति स्वयं ब्रिटेन का सम्राट ही करता था। क्लियर है? तो आई होप सो अब आपके लिए क्लियर हुआ होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे पहला प्रावधान क्या था कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया गया था। अब 6 सदस्य क्या थे? 6 सदस्य में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव एवं 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बेटा ये जो 6 सदस्य थे, इन 6 सदस्यों में से एक होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा होता था एक राज्य का सचिव, ब्रिटेन का सचिव होता था, और 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। अब तुम बोलोगे कि प्रीवी काउंसिल क्या है? तो बेटा इसको आप समझ लो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट, वही कहलाता था क्या? प्रीवी काउंसिल। तो एक कौन होता था? प्रीवी काउंसिल का सदस्य होता था। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए थे।
कौन कौन से दो शासक हो गए थे? प्रथम था कंपनी का निर्देशक बोर्ड। प्रथम शासक कौन हो गया था बेटा? प्रथम शासक हो गया था कंपनी का निर्देशक बोर्ड। और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटेन का सम्राट। ठीक है, एक तो हो गया था कौन सा? निर्देशक बोर्ड, जो कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करता था। और दूसरा हो गया था नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटेन का सम्राट, क्योंकि नियंत्रक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति ही कौन करता था? ब्रिटेन का सम्राट। और यही स्थिति वर्ष 1858 तक बनी रही थी। क्लियर? 6 सदस्यों में से कौन था? एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक सचिव था, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। और इस प्रकार अब भारत में दो दो शासक हो गए थे। पहला शासक कौन था? पहला शासक था बेटा कंपनी का निर्देशक बोर्ड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और दूसरा था नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटेन का सम्राट। और भारत की यही स्थिति कब तक बनी रही? यही स्थिति बनी रही बेटा कब तक? वर्ष 1858 तक। क्योंकि 1858 के बाद जो 1858 का कानून आया था, उसके तहत क्या हुआ था? उसके तहत बेटा ये चीज हुई थी कि भारत का पूरा प्रशासन 1858 के अधिनियम से किसके पास चला गया था? ब्रिटेन की संसद के पास। और ये पूरी व्यवस्थाएं खत्म हो गई थी। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर 1858 के कानून तक भारत में रूल्स एंड रेगुलेशन इसी प्रकार से नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के हाथों में बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। जैसे कि कल के कानूनों में अपन ने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे बेटा? 4 सदस्य। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 सदस्यों से कम करके कितनी कर दी गई बेटा? 3 सदस्य कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासत आदि के अधीक्षण की शक्ति भी प्रदान की गई। कौन सी परिषद? ये जो अपन ने पढ़ा अभी कि जो परिषद थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, उसके सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। और भारत में जितने भी प्रकार की सैन्य शक्ति थी, युद्ध थी, संधि, राजस्व, इन सब की समीक्षा भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कर सकती थी। ठीक है। Out of the 6 members, one was the Chancellor of Exchequer, one was the State Secretary, and 4 members of Privy Council. 6 सदस्यों में से ये थे। Thus now the Indian colony had 2 rulers. First was the Board of Directors of the company, East India Company के Board of Directors, and the second the Emperor through the Board of Controllers. This situation continued till 1858 AD. The number of members of the Governor General's Council was reduced from 4 to 3. पहले 4 सदस्य थे, अब कितने हो गए? 3. This council was given the power to supervise the administration of India, such as military power, war, treaty, revenue, and native princely states, etc. All the political power was vested in governor and its council in India. Now, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल के परिषदों की सदस्य संख्या भी 4 से 3 कर दी। और 3 प्रांत थे। एक प्रांत था बंगाल, एक था बंबई और एक था मद्रास। और सभी के अलग अलग राज्यपाल होते थे, गवर्नर होते थे। उनकी सदस्य संख्या भी 4 से कम करके कितनी कर दी? 3। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। तो प्रांतों का प्रशासन क्या था? प्रांतों के जो गवर्नर थे उनकी सदस्य संख्या भी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 4 से कम करके 3 कर दी गई। और इन्हीं 3 सदस्यों में से एक सदस्य प्रांत का सेनापति होता था। केंद्रीय शासन का अनुपालन ना होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया।
क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अब बंगाल का गवर्नर ही बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर अब बंगाल के अधीन आ गए थे। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे कहा गया है क्या, केंद्रीय शासन, उसे केंद्रीय सरकार की संज्ञा दी गई है। बंगाल में बैठे गवर्नर जनरल के द्वारा यदि कोई कानून बनाया गया है और उसे मद्रास और बंबई के गवर्नरों ने नहीं माना, तो गवर्नर जनरल को इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि वो चाहे तो प्रांतों के राज्यपाल को बर्खास्त भी कर सकता था। इसलिए सर्वोपरि या सर्वशक्तिशाली कौन हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, निर्देशक मंडल या नियंत्रक मंडल। और नियंत्रक मंडल के ऊपर कौन है, ब्रिटेन का सम्राट। इस प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट ने भारत पर अपना शिकंजा मजबूत कर लिया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। नो डाउट 1773 के कानून के तहत बंगाल में भी एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यदि करप्शन में पाए जाते हैं तो उन पर केस यहां के सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। ब्रिटेन में एक अलग से अदालत स्थापित की गई जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज पर कार्यवाही की जाती थी। किस कानून के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले भी प्रतिबंधित था, लेकिन अब और कठोर तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। The number of members of the provincial council was reduced from 4 to 3. One of these members was made the commander of the province. ठीक है, इन्हीं 4 में से 3 सदस्य बचे और 3 में से 1 सदस्य को उस प्रांत का सेनापति बना दिया जाता था। This act gave the governor general the right to dismiss provincial governments in case of नॉन कंप्लायंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही है, बंगाल में बैठे केंद्रीय शासन के किसी भी पहलू को अगर प्रांतीय सरकारें नहीं मानती थी तो गवर्नर जनरल के पास अधिकार था उन्हें बर्खास्त करने का। अ कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू प्रोसिक्यूट द इलीगल एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स पोस्टेड इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज करप्शन में पाए जाते थे उन पर केस करने के लिए ब्रिटेन में एक अदालत स्थापित हुई। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द कंपनीज एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ गिफ्ट। सभी प्रकार के उपहार लेने पर यहां पर प्रतिबंध लग गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो एक स्वतंत्रता थी गवर्नर जनरल की कि वह जब चाहे देशी रियासतों के मालिकों से कोई भी संधि या समझौता कर सकता था, वो अब प्रतिबंधित कर दी गई। देशी रियासतों से किसी भी प्रकार के संधि या समझौता करने से पूर्व गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से पूछना होता था, नियंत्रक मंडल या कंपनी के डायरेक्टरों से परमिशन लेना होती थी। ठीक है। By this act, it was made compulsory for the Governor General to obtain permission from the directors of the company before waging war or entering into a treaty with the native kings. किसी भी देशी रियासत के राजाओं से कोई भी संधि या समझौता या युद्ध की घोषणा करने के पहले कंपनी के डायरेक्टरों से पूछना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी में व्याप्त सभी प्रकार के दोषों को यहां पर दूर किया गया था। तो ये था बेटा क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों लाया गया था? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए। अब अपन बात करते हैं बेटा 1786 के अधिनियम की। कौन सा कानून है बेटा? 1786 का कानून।
पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? 1784 का। और ये कानून कब का है? उसके 2 साल बाद 1786 के। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 4 सदस्य होते थे, फिर 3 हो गए, लेकिन निर्णय तो बहुमत से होता था। अब मान लो कि इन 3 सदस्यों ने किसी चीज का निर्णय लिया, अब वो चीज गवर्नर जनरल को सही नहीं लगी, तो गवर्नर जनरल अगर चाहे तो अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नर थे, जिनकी सदस्यों की संख्या भी 3 कर दी गई थी। उन 3 सदस्यों में से एक को अपने प्रांत का कमांडर या सेनापति बनाया जाता था। तो जो गवर्नर जनरल था वो 1786 के माध्यम से भारत का प्रधान सेनापति भी बनाया गया था। पूरे भारत का प्रधान सेनापति कौन होगा? गवर्नर जनरल। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। कौन कौन से दोनों अधिकार? अपनी परिषद के निर्णय को बर्खास्त करना या समाप्त करना, साथ ही साथ पूरे भारत का सुप्रीम कमांडर बनना। ये दोनों अधिकार किसने प्राप्त किए बेटा? ये दोनों अधिकार प्राप्त किए थे किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। Through this act, the Governor General was given the right to override the decision of his council under special circumstances and implement his own decision. ठीक है, अपने सदस्यों के निर्णय को बर्खास्त करके अपना निर्णय लागू करना। Along with this, the Governor General was also given the powers of Commander in Chief of India. मतलब पूरे भारत का प्रधान सेनापति रहेगा कौन? गवर्नर जनरल। बोथ दीज राइट्स वर फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो क्लियर है, 1786 का कानून बहुत ही सरल कानून था। इसके बाद आता है बेटा 1793 का चार्टर अधिनियम। और वही चार्टर का अर्थ क्या होता है? राजशाही। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। याद करो, सन 1600 का राजलेख अपन ने पढ़ा था, जिसमें कंपनी का जो अधिकार था वो सिर्फ 15 वर्षों के लिए था। उसके बाद कंपनी का बिजनेस चलता रहा, लेकिन 1793 के इस कानून के माध्यम से कंपनी का जो अधिकार था वो 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। इसको आईएमपी लगाकर समझो। यानी कि आप ये देखो कि नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं ये कहां बैठे हुए हैं? इंग्लैंड में। लेकिन इनका जो वेतन बनेगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, इतने बड़ी बनिया कंपनी थी ये, बहुत बड़ी बनिया थी कि तुम भारत के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें ब्रिटेन की सरकार वेतन नहीं देगी। तुम्हें वेतन कौन देगा? भारत के राजस्व से ही तुम लोगों को वेतन दिया जाएगा। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। जैसे आज के टाइम पर बोलते हैं ना, लिखित में दो हमारे लिए, लिखित में दोगे तो ही कानूनी कार्रवाई होगी। मुंह से बोलकर तो फिर सबूत ही क्या है कि आपने ऐसा बोला होगा। तो भारत में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव इसी कानून के माध्यम से रखी गई थी। कौन सा कानून था बेटा? 1793 का चार्टर अधिनियम। तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया था। मतलब जितने भी कानून बनेंगे उन तमाम सारे कानूनों की व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय। अर्थात सभी प्रकार के कानून न्यायालय के अधिकारों के अधीन ही रहेंगे। और ये चीज आज भी भारत में लागू है। ठीक है।
संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय के द्वारा व्याख्या की जाती है। थ्रू दिस एक्ट द राइट्स ऑफ द कंपनी वर एक्सटेंडेड फॉर 20 years and a provision was made to pay salaries to the members of the board of control from Indian revenue. The foundation of administration through written laws was laid in the British Indian territories and the court was given the right to interpret all laws and regulations. ठीक है, जितने भी कानून बनाए जाएंगे भारत के लिए उन सब की व्याख्या कौन करेगा? कोर्ट के द्वारा उनकी व्याख्या की जाएगी। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत के राजस्व से। यह कहता है बेटा कौन? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट कानून है बेटा 1813 का राजलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1813 का कानून क्या है? बहुत ध्यान से और गंभीरता से समझना इसको। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, क्योंकि 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 वर्ष यहां कंप्लीट हो गए। 1793 में बढ़ाया गया था 20 वर्ष के लिए, अब 20 वर्ष यहां कंप्लीट हो गए। कंपनी के एकाधिकार समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है वो स्वतंत्रता से काम करती जा रही थी, इसलिए जरूरी था कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, तथा ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर, क्योंकि भैया सबके सब कौन थे? ईसाई थे, इसलिए चाहते थे कि भारत में उनका धर्म सर्वोपरि हो, इसलिए ईसाई मिशनरी भारत में आना चाहते थे, इसलिए उनको और ज्यादा स्वतंत्रता इस कानून के माध्यम से दी गई थी। यह राजलेख पारित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो सबसे पहली चीज है बेटा, इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई थी। आईएमपी लगा लेना। इस कानून के माध्यम से ही पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। कौन सा कानून है बेटा? 1813 का राजलेख। दिस चार्टर वॉज पास्ड इन व्यू ऑफ डिमांड टू एंड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना, टू एस्टैब्लिश मोर इफेक्टिव कंट्रोल over it and to give more autonomy to the Christian missionaries in India. So the first provision of this act is, through this charter, for the first time, Christian missionaries were allowed to preach religion in India. Which is this act? This is 1813, the Charter Act. पहला प्रावधान क्या है? क्रिश्चियन मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। जैसे भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार अभी सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार, जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समाप्त हो गया और इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी हो उसे भारत के साथ व्यापार करने की सुविधा दे दी गई। किंतु चीन के साथ व्यापार करना, किसके साथ बेटा? चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार बना रहा। किसके साथ? देखो, कंपनी का एकाधिकार भारत के साथ व्यापार करने का समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना, इस पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तीसरा प्रावधान है, भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। कितना था बेटा? हर साल कितना खर्च करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को तो ऐसे ही कहना चाहिए एम्प्लॉयज चाहिए थे जो रक्त एवं रंग से तो भारतीय हों लेकिन मानसिक रूप से ब्रिटेन के हों।
इसीलिए भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए गए। ठीक है, अंग्रेजी स्कूल्स खोले गए, अंग्रेजी विश्वविद्यालय खोले गए और वहां पर भारतीयों को पढ़ाया गया। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार भी दिया गया। मतलब स्थानीय स्तर पर जो भी रेवेन्यू बोर्ड्स थे वे अपने अपने लेवल पर नए प्रकार के कर लगा सकते थे। द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वॉज एबॉलिश्ड and the right to trade was given to all British people, but the monopoly of trade with China and tea trade was maintained. ठीक है, मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार रहा। Provision was made to spend rupees 1 lakh per year on the education of Indians. Local autonomous bodies were given the right to levy taxes. स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं थी वे टैक्स लागू कर सकती थी अपने स्तर पर। ध्यातव्य है कि इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारें अगर अपने क्षेत्र के लिए भी कानून बना रही हैं तो वो कानून ब्रिटेन की संसद से पास होगा, तब जाकर भारत पर लागू होगा। और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी के गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, किसकी स्वीकृति से होगा भाई? ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से ही अब कंपनी गवर्नर, प्रधान सेनापति आदि की नियुक्ति करेगी। तो अब इस एक्ट के माध्यम से ही यह हुआ कि कंपनी का गवर्नर अब ब्रिटेन सम्राट के द्वारा ही नियुक्त होगा। इट इज नोटवर्दी दैट थ्रू दिस चार्टर अप्रूवल ऑफ द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास by the British Parliament was made mandatory and the company was given the right to appoint Governor General, governors and chief commanders with the approval of British Emperor। ठीक है, तो यहां पे भी कंपनी पर एक तरीके से कहना चाहिए कि शिकंजा कसा गया था और सम्राट की आज्ञा से ही अब गवर्नर व सेनापतियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये था बेटा 1813 का कानून। अब अपन पढ़ते हैं 1833 का अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कानून है ये। कौन सा? 1833 का अधिनियम। 1813 के कानून के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई। किसके बाद? 1813 के कानून के बाद कंपनी का जो साम्राज्य है वो और तेजी से बढ़ा, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए, किंतु ये अधिनियम वांछित सफलता नहीं दे पाए थे। इसलिए 1833 में तीसरा चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसके कुछ विशेष प्रावधान थे कि कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया। 1813 में भी बढ़ा था और 1833 में फिर से 20 और वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार बढ़ा दिए गए। ठीक है। आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द कंपनीज एम्पायर इन इंडिया ग्रू कंसिडरेबली टू एस्टैब्लिश प्रॉपर कंट्रोल ओवर विच द ब्रिटिश पार्लियामेंट ग्रांटेड सम राइट्स to the company through acts in 1814, 1823 and 1829, but these acts could not give the desired success. Hence, the third charter act was passed in 1833 and its main provisions were the company's power again extended for more than 20 years। ठीक है, फिर से 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। नाउ बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल का गवर्नर
बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। तो पहले तो क्षेत्र बहुत छोटा था कंपनी का, लेकिन 1833 तक आते आते कंपनी का क्षेत्र बहुत ही विशाल हो गया था, और इतना विशाल क्षेत्र हो जाने के परिणाम स्वरूप अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह हो गया अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। ठीक है, क्योंकि पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से शासन होता था, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, इसीलिए संपूर्ण प्रशासन का अब केंद्रीयकरण हो चुका है। सा परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। क्योंकि वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, इसलिए अब वो जो कानून बनाएगा वो सिर्फ बंगाल, मद्रास और बंबई में लागू नहीं होगा, वो अब पूरे भारत पर लागू होगा। किंतु नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकती थी। नियंत्रक मंडल जो बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, वो चाहे तो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को दरकिनार करके अपना स्वयं का कानून निर्मित कर सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। मतलब गवर्नर जनरल अगर कोई सा कानून बनाएगा तो उसे क्या कहा गया? अधिनियम कहा गया। इसके पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अब यह कानून किसी क्षेत्र में लागू नहीं होगा, अब बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल हो गया है, इसीलिए उसके द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाएगा? अधिनियम। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was made the governor general of entire India. Thus, the governance system of the country was centralized through this charter. ठीक है, तो केंद्रीय सत्ता या संपूर्ण प्रशासन का इसके माध्यम से केंद्रीकरण हो गया। The governor general with council was given the right to make laws for the whole of India. ठीक है, अपनी परिषद के साथ पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल के पास कानून बनाने का अधिकार आ गया। बट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुड रिजेक्ट दिस लॉ एंड मेक इट्स ओन लॉ। नियंत्रक मंडल अगर चाहे तो इस कानून को दरकिनार करके अपना स्वयं का कानून लागू कर सकता था। द लॉ पास्ड बाय द गवर्नर जनरल्स काउंसिल केम टू बी कॉल्ड एक्ट। उसको अधिनियम कहा जाने लगा। It's worth noting that the laws made before were called regulations. पहले उनको regulations बोलते थे, विनियमन बोलते थे, लेकिन क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया है, इसलिए उसके द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाने लगा बेटा? एक्ट। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। मतलब बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे अब उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी थी, अब फिर से 4 हो गई, और चौथे सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया किसी व्यक्ति को, और वो क्या होगा? एक विधि सदस्य होगा। क्योंकि गवर्नर जनरल के पास शक्ति आ गई काहे की? विधि बनाने की, कानून बनाने की, तो उसको सजेशन देने के लिए एक चौथा सदस्य नियुक्त हुआ जो कहलाया क्या? विधि सदस्य। लेकिन इस विधि सदस्य को केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था। विधि सदस्य को केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार इसके पास नहीं था। ठीक है, ये आम सदस्यों जैसा नहीं था, ये परिषद की बैठकों में बैठ सकता था, अपना सुझाव दे सकता था, लेकिन जब भी निर्णय के लिए मतदान होगा
तो इसे किसी भी प्रकार से मतदान करने का अधिकार नहीं था, मतलब पूर्णतः सदस्य नहीं था, ये नाम के लिए सदस्य था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसमें चाय एवं चीन के साथ व्यापार भी शामिल था। अब व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया किसका? कंपनी का। तथा कंपनी को सिर्फ प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। इसका मतलब क्या है? इंग्लैंड के किसी भी व्यक्ति को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, 1833 के कानून में यह चीज हो गई। और 1813 में अपन ने क्या पढ़ा था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास था, लेकिन 1833 के कानून के माध्यम से यह अधिकार भी समाप्त हो गया। The law-making powers of the Bombay and Madras councils were withdrawn. A fourth member was added to the Governor General's Council as a law member for legal advice. He had the right only to participate in the meetings of the council but not to vote. मतदान का अधिकार उसके पास नहीं था। The company's trade monopoly, including the tea and trade with China, was abolished, and the company was given administrative and political responsibilities. Now, the East India Company is only an administrative company, which was a business company before the law of 1833. विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल कानून बना रहा था, इसलिए उन कानूनों का संहिताकरण करना जरूरी था। और उसके लिए गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल चाहे तो एक आयोग का निर्माण कर ले। इसीलिए 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग बनाया गया। कितने सदस्य थे? मैकॉले आयोग बना था, लेकिन यह आयोग कैसा था? कानूनों का संहिताकरण करने के लिए यह आयोग बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बेटा? लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में। किस वर्ष बनाया गया था? 1834 में। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। क्या होता था बेटा? भारत में जो कहना चाहिए बड़े बड़े जमींदार व साहूकार थे, ये कर्जा देते थे आम जनता के लिए, और कर्जा ना चुका पाने पर, ठीक है, ये बंधुआ मजदूर बना लेते थे, दास बना लेते थे उस व्यक्ति के लिए। उस दास प्रथा को पूर्णतः विधि विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित किया गया। अंततः 1843 में इसका उन्मूलन पूर्णतः भारत से हो गया। ठीक है, दास प्रथा पूर्णतः कब खत्म हुई? 1843 में, लेकिन 1833 के कानून के माध्यम से उसे विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। The Governor General was given the authority to form a commission for codification of laws. In 1834, the first 4-member law commission was formed under the chairmanship of Lord Macaulay. By this act, slavery was declared illegal in India and finally abolished in 1843. क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1833 के इसी अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब सरकारी नौकरी के लिए सभी लोग बराबर एलिजिबल इस कानून के माध्यम से कर दिए गए थे। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए
गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए, इसका मतलब यह है भारत के राजस्व के संबंध में सभी प्रकार के नियम अब कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। और पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार इस कानून के माध्यम से गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट प्रोविजन वाज मेड दैट नो पर्सन शुड बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस और कलर फॉर सिलेक्शन टू गवर्नमेंट पोस्ट अंडर द कंपनी। ठीक है, तो सभी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो इस कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। While giving full authority to the Governor General Council regarding revenue, the Governor General was given the right to prepare a single budget for the entire company, for the entire country. मतलब पूरे भारत के लिए एक ही बजट बनाने का प्रावधान किया गया। इस राजलेख पर लॉर्ड मैकॉले के साथ साथ उपयोगितावादी चिंतक जेरमी बेंथम एवं जेम्स मिल का विशेष प्रभाव पड़ा, क्योंकि पूरे भारत के लिए एक ही बजट बन रहा है, हमारे यहाँ कानून बनने लगे और उन कानूनों का संहिताकरण किया जाने लगा। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में ही दिखाई देता है। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत इस चार्टर के अधिनियम के माध्यम से हो चुकी थी। The document was particularly influenced by Lord Macaulay as well as utilitarian thinkers like Jeremy Bentham and James Mill. A partial indication of the creation of Indian Constitution is visible in this charter. तो साथियों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद कल के लेक्चर में 1853 का जो कानून है, 1858 का जो कानून है, ठीक है, इनको कवर करते हुए हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।